हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसा कि आपको पता है, मैं हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसके ऊपर आपकी डीईसी की एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हूँ बिल्कुल फ्री में। फ्री रिविजनरी वीडियोस मैं हमारे चैनल पे डाल रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई कर ली है, हमने डीसी 1 की फुल रिवीजन से स्टार्ट करा है, उसके बाद डीसी 2 और डीसी 3 कवर करेंगे। डीसी 1 की फुल रिवीजन में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। आज की वीडियो पार्ट 4 रहने वाली है और उसके बाद पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको। ये वीडियो इंग्लिश, हिंदी और ओडिया मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देख लेना। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने वाली हूँ, आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, पाठ्यक्रम योजना के 5 चरण कौन से हैं? व्हाट आर द 5 स्टेजेस इन प्लानिंग अ करिकुलम? मान लो कल को आप या कोई भी प्ले स्कूल खोल रहा है, तो उसको एक करिकुलम भी तो बनाना होगा ना, पाठ्यक्रम भी तो बनाना होगा। या जिस प्ले स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, आपको पूरे ईयर की ड्यूटी दी जाती है, तो आपको वो भी तो करिकुलम पाठ्यक्रम बनाना होता है ना। तो उस पाठ्यक्रम में क्या स्टेजेस आती हैं, वो पूछा है। देखो, अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को देखो, जिसके अंदर लिखा है लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य, देन शॉर्ट टर्म गोल्स अल्पकालिक लक्ष्य, प्ले एक्टिविटीज गतिविधियां, शेड्यूल समय सारणी, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? सबसे पहले आपने लॉन्ग टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करे, दीर्घकालिक लक्ष्य डिसाइड करे कि भाई मैं पूरे साल क्या क्या चीज अचीव करवाना चाहती हूँ। अगर मेरा बच्चा एलकेजी में आया है, तो जब वो एलकेजी कंप्लीट करके जाएगा, तो कौन कौन से चीजें, कौन कौन से एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज उसको आ जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड हो गए। अब हम शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करेंगे, जिसको हम कहते हैं अल्पकालिक लक्ष्य। शॉर्ट टर्म गोल्स में अब हमारे 1 महीने के क्या गोल्स हैं। ठीक है, 1 महीने में मैं क्या चाहती हूँ, बच्चा क्या क्या चीज अचीव कर ले या सीख ले। अब इसके बाद हम प्ले एक्टिविटीज गतिविधियां डिसाइड करेंगे। गतिविधियां यानी कि अब जो मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए हैं, उनको अचीव करने के लिए मुझे प्ले एक्टिविटीज भी तो डिसाइड करनी है ना। प्ले एक्टिविटीज डिसाइड हो गई। अब शेड्यूल्स आएंगे, समय सारणी, यानी कि ये जो एक्टिविटीज हमने सेलेक्ट की हैं, ये कब कब कौन से दिन कैसे करवाई जाएंगी, मतलब किस ऑर्डर में करवाई जाएंगी, वो शेड्यूल्स में डलेगा। शेड्यूल में के बाद इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस रहेगा, मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे हम ये जज करेंगे, समझेंगे कि ये एक्टिविटी सक्सेसफुल रही या नहीं, जो हम चाहते थे बच्चे की डेवलपमेंट हो, जो स्किल्स इनहैंस हो, फोकस हो, क्या वो हो पा रही है या नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारे 5 स्टेजेस हैं प्लानिंग अ करिकुलम। अगर आपको मैं बाकी ऑप्शंस बताऊं कि वो गलत कैसे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है सेकंड ऑप्शन में, टीचिंग, टेस्टिंग, ग्रेडिंग। अरे भाई, हमें पाठ्यक्रम प्लान करनी है, पहले पाठ्यक्रम बनाओगे, सीधा पढ़ाने थोड़ी पहुंच जाओगे। गलत। थर्ड ऑप्शन कह रहा है वीकली प्लान्स ओनली, बस वीकली प्लान्स बना लिए और काम हो गया। नहीं, सॉन्ग्स, गेम, स्टोरीज, सिर्फ सॉन्ग्स, गेम, स्टोरीज को करिकुलम नहीं कहते। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी बैलेंस्ड इन अ डेली प्री स्कूल शेड्यूल? एक दैनिक प्री स्कूल समय सारणी में क्या संतुलन होना चाहिए? अब अगर आपको पता हो कि मेरा प्री स्कूल का, अगर मुझे स्कूल मान लो शेड्यूल डिसाइड करना है, तो हमें अपने प्ले स्कूल में, प्री स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज रखनी है जिसके अंदर इंडोर एक्टिविटीज भी हो, एक दिन में आउटडोर एक्टिविटीज भी हो, इंडिविजुअल प्ले वाली एक्टिविटीज भी हो, ग्रुप एक्टिविटीज भी हो, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज भी हो, फ्री एक्टिविटीज भी हो, फ्री प्ले एक्टिविटीज भी हो। स्ट्रक्चर्ड यानी कि जो मैं सोचकर आई हूँ ये एक्टिविटी बच्चों को करवाऊंगी, वो भी हो, और फ्री प्ले भी, बच्चों को खुला छोड़ दिया, अपने हिसाब से खेल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भीतरी खेल भी होना चाहिए और बाहरी खेल भी होना चाहिए। अकेले कोई एक्टिविटी करने वाली भी होनी चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो आपको ढूंढना है ये सारे ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको ऑप्शंस में दिख रहा है। पहला क्या कह रहा है, योजनाबद्ध और स्वतंत्र खेल। बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर्ड एंड फ्री प्ले, कुछ एक्टिविटीज ऐसी जो टीचर सोच कर आई है, ये करवानी है, इससे बच्चे का ये एरिया ऑफ डेवलपमेंट होगा।
फ्री प्ले, बच्चे को खुला छोड़ दिया, मान लो बाहर आउटडोर प्ले के लिए मैदान में, वो अपने हिसाब से जो झूला झूलना है, जो करना है कर रहा है। हाँ, ये बैलेंस तरीका है, बिल्कुल सही। लेकिन इसको सही टिक करने से पहले हम और ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है ओनली स्टडी, केवल अध्ययन बैलेंस्ड है? नहीं। कॉन्टिन्यूस आउटडोर प्ले, लगातार बाहरी खेल खिलाते रहना है? नहीं। स्लीपिंग एंड ईटिंग ओनली, सो जाओ खाओ, सो जाओ खाओ? नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड फ्री प्ले, योजनाबद्ध और स्वतंत्र खेल इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसके अलावा इसके ऑप्शन में दिखता इंडोर प्ले एंड आउटडोर प्ले, वो भी सही था। आपको दिखता ग्रुप प्ले एंड इंडिविजुअल प्ले, वो भी सही था। और इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी आ सकता था। चारों ऑप्शंस में पहला ऑप्शन यही रहता, दूसरे में डाल देते इंडोर एंड आउटडोर, तीसरे में डाल देते इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्ले, और फोर्थ में लिख देते ऑल ऑफ दीज। तो आपको ऑल ऑफ दीज टिक करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, प्री स्कूल बच्चों के लिए कार्यकर्ता और बच्चों का उपयुक्त अनुपात क्या है? What ratio of worker to children is suitable for preschoolers? 1:2? एक टीचर 2 बच्चों के ऊपर? नहीं जी, इतना भी नहीं। एक टीचर 5 बच्चों के ऊपर? नहीं। एक टीचर 10 बच्चों के ऊपर? नहीं। 1:15 और 20? हाँ, एक टीचर 15 से 20 बच्चों को आसानी से संभाल सकती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। एक देखभाल करता, एक बाल देखभाल केंद्र स्थापित करते समय पहली आवश्यकता क्या है? What is the first requirement when setting up a child care center? अगर आप अपना चाइल्ड केयर सेंटर सेटअप करना चाहते हो तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? क्या होगी? स्पेस फॉर द सेंटर, केंद्र के लिए स्थान। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपके पास चाइल्ड केयर सेंटर सेटअप करने की जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो आप कैसे सेटअप करोगे? सबसे बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो वही होती है ना। तो केंद्र के लिए स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर। दूसरा, टॉयज एंड गेम्स, ये तो बाद में खरीदे जाते हैं। फंड्स एंड फर्नीचर, ये भी बाद में ही आते हैं। वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, स्कूल सेटअप करोगे तभी तो टीचर आएगी, तभी तो बच्चे आएंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुड बी स्पेस फॉर द सेंटर, केंद्र के लिए स्थान। क्योंकि अभी आप पहले 3 पार्ट्स देख चुके हो, तो अब आपको ये चौथा पार्ट आसान लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको क्वेश्चन को टैकल करना आ गया है। टैकल करना यानी कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो चारों ऑप्शंस को पढ़ो, जो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, गलत लग रहा है, उसको कट कट मारते जाओ, अपने आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे, है ना। ये फायदा होता है किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का। ना हम सिर्फ टॉपिक्स पढ़ाते हैं, हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं जो कि आपको मदद करेंगी 90+ मार्क्स स्कोर करने की। 90+ मार्क्स तो छोड़ो, हमारे बच्चे पिछली बार पहली बार एमसीक्यू पेपर हुआ था, पहली बार। इससे पहले थ्योरी पेपर हुआ करता था, पहली बार एमसीक्यू पेपर हुआ था। और आप देख सकते हो इस बच्चे के DC 1 में 95, 2 में 95, DC 3 में 93। अभी तो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के मार्क्स इसके लगे नहीं थे, इसने पहले ही अपनी मार्कशीट भेज दी कि मैम देखो आपसे पढ़कर गए थे, कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए भी हम उतनी मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट लेकर आए। इस बार तो मुझे 98 और 99 मार्क्स चाहिए। ठीक है जी। अभी तक आई होप आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसके अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट पे दबाओगे तो पहली प्लेलिस्ट दिख रही है, जून 2026 एग्जाम प्रिपरेशन। इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मैं जो जो वीडियोस अभी बना रही हूँ इसके अंदर डालती जा रही हूँ, तो बस ये प्लेलिस्ट को 2 बार कम से कम देख के चले जाना। ठीक है जी, बैक टू द क्वेश्चन। और हर वीडियो के नीचे ना मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे 34,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। जो भी कोई वीडियो डालती हूँ तो इसके अंदर अपडेट आ जाता है, वो देख लेना। ठीक है जी, ज्वाइन करके रखना। पिंड मैसेज में डीसी की फ्री में बुक्स भी मैंने डाली हुई है, पिंड मैसेज पे दबाओगे तो फ्री में बुक्स भी डाउनलोड करके कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है जी, फटाफट से बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि हमारा आज का मेन फोकस है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने का। केंद्रों को तालाबों या व्यस्त सड़कों के पास क्यों नहीं होना चाहिए? Why should centers not be located near ponds or busy roads? ठीक है जी, अब बच्चों का प्ले स्कूल के आसपास
तालाब होंगे, बहुत बिजी रोड्स होंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, बच्चे को चोट लगने का डर है। खेलते खेलते पौंड के पास चला गया, उसमें गिर गया, तो बिजी रोड्स पे चला गया, तो वहां पर इतनी सारी क्या आ रही होती है, कार्स आ रही होती हैं, ट्रक्स आ रहे होते हैं, चोट लगने का डर है ना। तो क्यों नहीं होना चाहिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए नहीं होना चाहिए, फॉर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, फॉर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल सही है। क्या कह रहे, कन्वीनियंस, सुविधा के लिए नहीं होना चाहिए, सुविधा के लिए तो हम चीजें रखते हैं बच्चों के लिए, हटाते नहीं है। फॉर मोर लाइट्स, वाह, रोड बिजी रोड होगा आपके प्ले स्कूल के पास में तो ज्यादा लाइट आएगी, वाह जी वाह। ऐसे ऑप्शंस को कृपया करके पहले ही कट मार देना। वो बेटर ट्रांसपोर्ट नहीं, ठीक है जी, क्योंकि ये बेटर ट्रांसपोर्ट है लेकिन बच्चे की सेफ्टी यहाँ पे कंसर्न्ड है कि बच्चे को चोट लगने का डर है। आगे चलते हैं, केंद्र को आकर्षक बनाने के लिए दीवारों पर क्या लगाया जाना चाहिए? What should be placed on the walls to make the center attractive? प्ले स्कूल की दीवारों में क्या लगाना चाहिए? कैलेंडर, कैलेंडर लगा के क्या बच्चों को कोई इंटरेस्ट आएगा? कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। चिल्ड्रंस वर्क एंड कलरफुल चार्ट्स, बच्चों का कार्य और रंगीन चार्ट, बिल्कुल सही। आते जाते बच्चे जब देखेंगे, अरे ये तो मेरी ड्राइंग है, मैंने बनाई थी, घर जाके मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे, मम्मी मैंने जो ड्राइंग बनाई थी ना, मेरी क्लास में लगी हुई है, ठीक है। कलरफुल चार्ट्स, कलरफुल चार्ट्स के थ्रू हम उनको बहुत सी चीजें सिखा सकते हैं, कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आते जाते चलते चलते जितनी बार वो अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे कुछ तो दिमाग में फिट करेगा। बच्चों का कार्य और रंगीन चार्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिरर्स, दर्पण नहीं। ब्लैंक शीट्स, खाली कागज नहीं, खाली कागज लगा के मिलेगा क्या, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। What is the ideal way for children to sit during group activities? समूह गतिविधियों के दौरान बच्चों को बैठने का आदर्श तरीका क्या है? जैसे अभी आपने DC4 प्रोजेक्ट बनाए होंगे, अगर तो आपने हमसे लिया था सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF, तो आपने उसके अंदर देखा होगा हमने जो एक्टिविटीज दी है उसमें बहुत सी एक्टिविटीज में ऐसा होगा कि हमने लिखा है बच्चों को हमने सेमी सर्कल में बिठाया, अर्धवृत्त में बिठाया। क्यों? मान लो टीचर आगे बैठी है, सामने सेमी सर्कल में बच्चे बिठा दिए, तो बच्चों को टीचर को इजी रहता है इंटरैक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, आइडियल वे क्या है, इन अ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में। रेंडमली कहीं भी बिठा देना नहीं, स्ट्रेट रोज में, आगे वाला बच्चा तो पढ़ लेगा, पीछे वाले का क्या होगा, नहीं, कोनों में नहीं, तो इन अ सेमी सर्कल इज द करेक्ट आंसर। प्री स्कूल बच्चों के लिए बाहरी खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आउटडोर प्ले फॉर प्री स्कूलर्स? क्या है? एक्सरसाइज ऑफ लार्ज मसल्स, डिसिप्लिन ट्रेनिंग, कंपटीशन, पनिशमेंट। पहले बात बता दूं, पनिशमेंट दंड देना तो बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन भी बिल्कुल नहीं है, डिसिप्लिन ट्रेनिंग, ये देखो थोड़ा ना, ये क्या होता है, जो प्री स्कूलर्स होते हैं ना उनको हम चीजें सिखाने पे फोकस करते हैं, इतने डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करते, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं अभी वो। तो एक्सरसाइज ऑफ लार्ज मसल्स, बड़ी मांसपेशियों का व्यायाम, जब ये करेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य और विकास चार्ट रजिस्टर का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेल्थ एंड ग्रोथ चार्ट रजिस्टर? टू रिकॉर्ड टीचर्स परफॉर्मेंस, शिक्षक का प्रदर्शन। बच्चे का हेल्थ और ग्रोथ चार्ट का हम रजिस्टर बना रहे हैं, उसके अंदर क्या टीचर की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होगी? नहीं। अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी, वो तो अटेंडेंस रजिस्टर में होती है। टू रिकॉर्ड चिल्ड्रंस वेट, हाइट एंड इम्यूनाइजेशन, बच्चों का वजन, ऊंचाई और टीकाकरण दर्ज करना, ताकि पता रहे पहले बच्चे का कितने टाइम पहले कितना वेट था, कितनी हाइट थी, प्रॉपर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सा टीका लग गया है, कौन कौन सा रह गया है। टू नोट फी पेमेंट्स, नहीं, फी पेमेंट्स के लिए हेल्थ और ग्रोथ चार्ट रजिस्टर नहीं बनाया जाता। अच्छा, बहुत से बच्चे ना बार बार इस पुरानी वीडियोस के नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम हम ये MCQs की PDF लेना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं?
देखो ये हमारे एमसीक्यू है, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। मान लो DC1 है, DC1 का जो भी हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे बना पाई मैं, मुझे लगा कि हाँ इसके आने के चांसेस हैं, वो उस पीडीएफ्स में होंगे। हर यूनिट के काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, वो एक सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 के आपको मिल जाएंगे। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये तो सिर्फ रिविजनरी वीडियोस है, तो इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो जब आप हमारी ये एमसीक्यूज की पीडीएफ परचेज कर लोगे 300 में, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी उसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी तैयारी और बेटर करो और ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप ये एमसीक्यूज परचेज कर सकते हो। लेवल अप लर्निंग का ये कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्या कि मैम एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज लेने हैं, पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी, पे करके ले सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। बाल देखभाल केंद्र में काम करने के लिए किस प्रकार के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है? What type of person is preferred for working in a child care center? रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड टीचर को नहीं दी जाती प्राथमिकता। आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति नहीं। मेल वर्कर नहीं, पुरुष कार्यकर्ता नहीं। अब मैंने इतने नहीं नहीं तो कर दिए, लेकिन इन नहीं के पीछे आपको रीजन भी तो पता होने चाहिए। रिटायर्ड टीचर नहीं, जब वो टीचर रिटायर ही हो गई है तो फिर आप कैसे चाइल्ड केयर सेंटर में उसको टीचर बना सकते हो? यूजली हम चाइल्ड केयर सेंटर में यंग टीचर्स लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, बच्चों के साथ डील कर पाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आउटसाइडर, ठीक है, अब मान लो आप जिस एरिया में प्ले स्कूल खोल रहे हो, आप किसी आउटसाइडर को टीचर बता देते हो, तो उसको वहां का कल्चर, बिहेवियर, वहां की चीजें ही नहीं पता, तो उसको बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत होगी, तो वो भी नहीं। मेल वर्कर, पुरुष कार्यकर्ता, जैसा कि आपको पता है हमारे चाइल्ड केयर सेंटर, प्री स्कूल्स में ज्यादातर फीमेल टीचर्स रखी जाती है, फीमेल टीचर्स को प्राथमिकता दी जाती है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ ऑप्शन कहता है लोकल वुमेन फेमिलियर विद कम्युनिटी, समुदाय से परिचित स्थानीय महिला। जी हाँ, जहां पर आपका प्ले स्कूल है वहां की स्थानीय महिला जिसको कम्युनिटी के बारे में पता हो, वहां की चीजों के बारे में पता हो, और उस चीजों के बारे में बच्चों को बताए और बच्चे उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, है ना। सिर्फ कोई मान लो आज मैंने इतनी मेहनत करके ये एमसीक्यूज बनाए हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कल को कोई बच्चा इन्हीं एमसीक्यूज को कॉपी करके कह दे लो भाई हमने ये एमसीक्यू बनाए हैं, हम ये बेच रहे हैं, हमसे खरीद लो। ठीक है, आप एमसीक्यू दे दोगे, लेकिन क्या आप उस शिक्षक की तरह पढ़ा पाओगे जिसने इतनी रिसर्च करके, इतनी किताबें पढ़ पढ़ के ये बेस्ट चीज निकाली है ना। अगर आप किसी कैफे वाले से या रेंडमली किसी से एमसीक्यू परचेज कर लेते हो, आपको लगता है सस्ते मिल रहे हैं, ले लेते हैं, वो एमसीक्यू तो शायद आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसके पीछे के जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक शिक्षक ही बता पाएगा। अभी शायद आपको लगेगा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको मेरी बातें जरूर याद आएंगी। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। माता पिता को केंद्र से जोड़े रखने के लिए क्या प्रदर्शित किया जा सकता है? What can be displayed in the center to make parents feel involved? चिल्ड्रंस आर्ट वर्क, बच्चों का कार्य, बिल्कुल सही, बच्चों ने जो आर्ट वर्क की हुई है उसको सेंटर में डिस्प्ले करो। बच्चे आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, देखेंगे, खुश होंगे, अच्छा मेरा बच्चा भी ऐसी ऐसी चीजें करता है, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करता है, तो उन्हें अच्छा लगेगा। नोटिसेस, रूल्स, फोटोग्राफ ऑफ स्टाफ, पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का काम देख के खुश होंगे, है ना, तो वही करना है। जब बच्चे क्रेयॉन और ब्रश का उपयोग करते हैं तो क्या विकसित होता है? What develops when children use crayons and brushes? आपको पता है, मैंने आपको बताया था दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में हम कहते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास या स्थूल मोटर कौशल, जिसपे बड़ी मांसपेशियों पे फोकस रहता है, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, किसी पेड़ पे चढ़ना या किसी ऐसी चीज। दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स,
सूक्ष्म मोटर कौशल, जिसमें हम छोटी छोटी मांसपेशियों की डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जिससे कि बच्चा पेन पकड़ पाएगा, ठीक है, ब्रशेस पकड़ पाएगा, क्रेयॉन्स पकड़ पाएगा, क्रेयॉन्स यूज कर पाएगा, छोटी छोटी मांसपेशियों का जिसमें यूज होता है। तो इसमें बस यही पूछ रहे हैं कि इसमें विकसित होता है क्रेयॉन और ब्रश, तो आपका फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, सूक्ष्म मोटर कौशल। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कला गतिविधियों के दौरान देखभाल करने वालों को क्या नहीं करना चाहिए? What should caregivers avoid during art activities? जब हम आर्ट की एक्टिविटीज कराते हैं तो एज अ टीचर केयर गिवर क्या हमें नहीं करना चाहिए? फोर्सिंग चिल्ड्रन टू कॉपी, बच्चों को नकल करने के लिए मजबूर करना, मतलब क्या हम ये चाहते हैं कि बच्चे नकल करें? अब आपको क्या देखना है, कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली लिखा होता है नहीं, नो, नॉट, अवॉइड। अब यहाँ पे लिखा है अवॉइड करना चाहिए, तो फोर्सिंग चिल्ड्रन टू कॉपी, बच्चों को नकल करने के लिए मजबूर करना, तो ये हमें अवॉइड करना है कि बच्चे ना करें, और इन्होंने हमसे ना ही पूछा है, अवॉइड नहीं बोला है ना, तो ये बिल्कुल सही है। इनकरेजिंग क्रिएटिविटी, सृजनशीलता को प्रोत्साहित करना, ये तो करना है, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित तो करना है, ये सही है, और इन्होंने हमसे गलत पूछा है, तो फर्स्ट वाला है। मटेरियल्स फ्रीली, सामग्री स्वतंत्र रूप से देनी है, कलर्स दे दिए, शीट्स दे दी, स्वतंत्र रूप से देनी है, ताकि बच्चे जिस भी चीज का यूज करके करना चाहें कोई भी चीज वो कर सके। उनकी आर्टवर्क को प्रदर्शित करना है, उनकी कला को प्रदर्शित करना है, बिल्कुल करना है, तभी वो खुश होंगे। तो डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, बस ए है जो गलत है, जो नहीं करवाना, इन्होंने हमसे अवॉइड पूछा है, नहीं पूछा है, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षकों को बच्चों की कला में क्या सराहना करनी चाहिए? What should teachers appreciate in children's art? अडल्ट लाइक स्किल, बड़ों जैसी कला। अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा कोई बहुत हाई लेवल की ड्राइंग बना कर दे आपको? नहीं, ये चीज आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करनी। रियलिस्टिक ड्राइंग, वास्तविक चित्र, यार वास्तविक चित्र तो छोड़ो, मैं इतनी बड़ी होगी आज तक मुझे कोई ड्राइंग बनाने को कहता है तो मैं ऐसा पेड़, ऐसा घर और ऐसा सन बना देती हूँ, ठीक है, और ऐसा पंछी भी बनाती हूँ और फूल भी ऐसा बना देती हूँ, ठीक है। तो आप क्या बच्चों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो छोटे छोटे बच्चे रियलिस्टिक ड्राइंग बनाए? नहीं, ठीक है। नीटनेस, सफाई, आप मेरी इतनी बड़ी उम्र में होके इतनी सी सफाई आई है ड्राइंग में, उनमें तो क्या ही आएगी, है ना। प्रोसेस एंड एक्सप्रेशन, प्रक्रिया और अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही। आपको देखना है कि बच्चे ने वो प्रोसेस के अंदर कितना दिमाग लगाया, कितनी क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश की, वो क्या दर्शाना चाहता है, क्या उसके एक्सप्रेशन है। अब ये ड्राइंग बनाई जो मैंने आपकी स्क्रीन पे, अब मैं अपनी ड्राइंग तो ऐसा नहीं था कि मैं अपनी ड्राइंग की वाहवाही लेना चाहती थी, बहुत हाई लेवल की ड्राइंग बना रही थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं ना। लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस और एक्सप्रेशन मेरा ये था कि आपको ये टॉपिक का डीप मीनिंग समझ आ जाए, है ना। तो बस वो ये आपको भी बच्चे के वो चीजों को समझना है कि उसने क्या प्रोसेस फॉलो किया और क्या एक्सप्रेशन था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इस छोटे बच्चों वाली ड्राइंग से। कौन सी सामग्री स्पर्श संवेदना प्रदान करती है? स्पर्श संवेदना बेसिकली होता है टेक्टाइल स्टिमुलेशन। टेक्टाइल स्टिमुलेशन क्या होता है? ऐसी स्टिमुलेशन जो हमें सेंस ऑफ टच से आती है। सेंस ऑफ टच यानी कि किसी चीज को छूकर आती है ना, उसे टेक्टाइल स्टिमुलेशन कहते हैं, सामग्री को स्पर्श संवेदना करके। क्ले, मिट्टी, जी हाँ, जब हमारे हाथ में क्ले होती है, बच्चे के हाथ में क्ले होती है तो उसको टच करके फील होता है ना कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा। पेपर, कागज, नहीं वो तो प्लेन वही है। पेंट, रंग, नहीं उससे कोई टेक्टाइल स्पर्श संवेदना नहीं होती, क्रेयॉन से भी नहीं होती। क्ले, मिट्टी से होती है, फिर हम मिट्टी से कोई कोई चीज बना देते हैं ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फाड़ने और चिपकाने की गतिविधि का मुख्य लाभ क्या है? What is the main benefit of tearing and pasting activity? अगर आपको पता हो, हम अपने प्रोजेक्ट में भी DC4 के प्रोजेक्ट में एक डोमेन होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट का,
उसमें कई बार हम एक्टिविटी डालते हैं टीयरिंग एंड पेस्टिंग। बच्चा कागज को फाड़ता है, छोटे छोटे टुकड़े चिपकाता है। अब फाड़ेगा और छोटे छोटे टुकड़े जो चिपकाएगा, उसका बेनिफिट ये है कि उसकी छोटी छोटी मांसपेशियां फिंगर्स वाली वो डेवलप होंगी। फाड़ने में मेहनत लगेगी, फिर पेस्ट करने में मेहनत लगेगी उन फिंगर्स की। तो इससे फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, सूक्ष्म मांसपेशियों का समन्वय सुधारा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। टीचर्स रीडिंग, पढ़ना सिखाता है। कागज फाड़ रहे हो और पेस्ट कर रहे हो, इससे पढ़ना कैसे सीख रहे हो? हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव हो रही है? टीचर की शेप, टीचर्स शेप सिखाता है? नहीं। तो ये करेक्ट आंसर है, इम्प्रूव्स फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, सूक्ष्म मांसपेशियों का समन्वय सुधारता है। आगे चलते हैं। प्री स्कूल बच्चों के लिए कौन सी वस्तुएं छपाई ब्लॉक के रूप में उपयोग की जा सकती हैं? व्हाट कैन बी यूज्ड एट प्रिंटिंग ब्लॉक्स फॉर प्री स्कूलर्स? आप सब स्कूलों से पढ़कर आए हो, आपको याद है हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या होता था? वेजिटेबल्स और लीव्स का हम छोटा छोटा कटआउट्स ले आते थे, छोटा छोटा कटआउट्स ले आते थे और वो उसको पेंट के रंग में डुबो के फिर अपनी क्या कहते हैं शीट पे बनाते थे। पटैटो की, भिंडी की और बहुत अलग अलग चीजों से हम बनाते थे। तो ब्लॉक प्रिंटिंग इसको कहते हैं, छपाई ब्लॉक। ये किससे की जाती है? टॉयज से नहीं की जाती, स्टोन से नहीं की जाती, वेजिटेबल्स एंड लीव्स, सब्जियां और पत्तियों से की जाती हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या दिख रहा है? बुक्स, किताब नहीं, किताबों से भी नहीं की जाती। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? बच्चों की कला के दौरान देखभालकर्ता को हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए? Why should caregivers not interfere during children's art creation? क्यों इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? इट इंटरप्ट्स क्रिएटिविटी, ये रचनात्मकता को बाधित करता है। बिल्कुल सही। क्या होता है ना, हर बंदे को एक अपने हिसाब से काम करने की आदत होती है। तो जब वो छोटा सा बच्चा अपने हिसाब से कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, कोई ड्राइंग बना रहा है, हम उसके बीच में एज अ टीचर बार बार इंटरफेयर करेंगे तो जो उसकी रचनात्मकता है वो बाधित हो जाएगी। वो जो ना बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ए आप इसका आंसर बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स परफेक्शन, नहीं, परफेक्शन में कोई मदद नहीं करता। मेंटेन ऑर्डर, नहीं, ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करना। अनुशासन, नहीं। स्पीड्स अप लर्निंग, वह सीखने की गति को बढ़ाता है? नहीं। बार बार की इंटरफेरेंस लर्निंग को खराब ही करती है। तो ये क्रिएटिविटी को इंटरप्ट करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों के लिए लय और संगीत क्यों महत्वपूर्ण है? वाई आर रिदम एंड म्यूजिक इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? ये आनंद और आत्म अभिव्यक्ति देते हैं। दे गिव जॉय एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या होता है, जब ये राइम्स और म्यूजिक होते हैं ना, इससे तो एक तो खुशी होती है, मजा आता है, आनंद आता है, और सेल्फ एक्सप्रेशन। आप जिस पोयम से, जिस कहानी से, जिस म्यूजिक से रिलेट कर पाते हो ना, आपको लगता है हाँ मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, वो वाला गाना बच्चा गाता रहता है, गाता रहता है। तो ये करेक्ट आंसर है। दे इम्प्रूव राइटिंग, लेखन सुधारता है। रिदम और म्यूजिक का लिखने से कोई लेना देना है नहीं। टू मेक चिल्ड्रन क्वाइट, अच्छा जी, बच्चे को शांत करना है तो उसको म्यूजिक सुनाओ? नहीं जी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। दे टीच काउंटिंग, ये गिनती सिखाते हैं? नहीं। ठीक है, म्यूजिक और रिदम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग सिखानी है, 1 2 3 4 5 6 की कोई रिदम बना दे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये जॉय और सेल्फ एक्सप्रेशन, आनंद और आत्म अभिव्यक्ति देते हैं। बच्चों में श्रवण भेदभाव क्षमता किससे विकसित होती है? What helps develop auditory discrimination in children? ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि श्रवण भेदभाव। राइटिंग वर्ड, शब्द लिखने से नहीं, सुनने से रिलेटेड है ये। वॉचिंग टीवी, टीवी देखने से नहीं, गाने रटने से नहीं। लिसनिंग टू डिफरेंट साउंड्स, विभिन्न ध्वनियां सुनने से। हाँ, आज मैं किसी गाड़ी का हॉर्न सुन रही हूँ, घर की बेल सुन रही हूँ, ठीक है, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन रही हूँ, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ सुन रही हूँ, तो मैं इन सब साउंड्स को डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ ना, कि ये बिल्ली का म्याऊ म्याऊ है, ये कुत्ते का भौ भौ है, ये बेल है,
ठीक है, ये क्या है, ये गाड़ी का हॉर्न है। तो लिसनिंग टू डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग साउंड्स को सुन के हमारा श्रवण भेदभाव की क्षमता विकसित होती है। बिल्कुल सही। बच्चों को किस प्रकार के गीत सबसे अधिक पसंद आते हैं? What kind of songs appeal most to children? Songs with simple rhythm and repetition, सरल लय और दोहराव वाले गीत। बिल्कुल सही। रिदम बिल्कुल सिंपल सा रहे और बार बार रिपीट हो वर्ड्स। जोनी जोनी यस पापा, जोनी जोनी यस पापा। ठीक है, ईटिंग शुगर नो पापा। सिंपल सी राइम जा रही है ना, ऐसे ही आपकी सिंपल सी कोई राइम जाएगी, वर्ड्स बार बार रिपीटेटिव होंगे, तो वो बच्चों को अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। सॉन्ग्स विद लॉन्ग डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन लंबे कठिन शब्दों वाले गीत बच्चों को कभी पसंद नहीं आते हैं। विदेशी भाषा के गीत भी समझ नहीं आते, ठीक है, और विदाउट रिदम वाले तो वैसे ही नहीं समझ आते। समूह गायन के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? What should be avoided during group singing? रेपिटिशन, पुनरावृत्ति नहीं, रेपिटिशन तो करवाते हैं। इंजॉयमेंट, आनंद भी लेना चाहिए। कंपैरिजन एंड प्रेशर, तुलना और दबाव। जी हाँ, अब आप ग्रुप सिंगिंग करवा रहे हो बच्चों से, तो आपने ये नहीं करना इस बच्चे ने अच्छा गाया, इसने अच्छा नहीं गाया, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दो कि भाई तू अच्छा नहीं गा रहा। नहीं, इंजॉय करने दो, उन्हें चीजें सीखने दो। एक्शंस एक्शंस तो होंगे, तो ये कंपैरिजन और प्रेशर, तुलना और दबाव अवॉइड करना है। शरीर के वाग्य यंत्र के रूप में कहने का क्या अर्थ है? What does the body as an instrument mean? कि हमारी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर सकते हैं साउंड्स के लिए। शरीर के भागों से ध्वनि उत्पन्न करना, हम शरीर के भागों से ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो ये एक तरह का हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, डांसिंग ओनली नहीं, एक्सरसाइज नहीं, तेज तेज गाना नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। संगीत सीखने के दौरान शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए? What should teachers avoid during musical learning? Demonstrating, प्रदर्शन करना, प्रदर्शन तो करना है। सिंगिंग विद जॉय, खुशी से गाना, वो भी करना है। इनकरेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोत्साहित करना, वो भी करना है। क्रिटिसाइजिंग मिस्टेक्स, गलतियों की आलोचना करना, हाँ ये नहीं करना, गलतियां नहीं निकालनी बार बार। करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। रचनात्मकता का क्या अर्थ है? व्हाट डज क्रिएटिविटी मीन? नए और मौलिक तरीकों से सोचना। ठीक है, रटी रटाई चीजें ही आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, कुछ नए और यूनिक ओरिजिनल तरीकों से सोचने को हम रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कहते हैं। थिंकिंग इन न्यू एंड ओरिजिनल वेज। मेमोराइजिंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना नहीं, रट्टाफिकेशन इसे कहते हैं। कॉपिंग अदर वर्क्स, दूसरों के कार्यों को नकल करना नहीं, उसे नकलची बंदर कहते हैं। फॉलोइंग फिक्स पैटर्न्स, निश्चित नियमों का पालन करना, बस पैटर्न ही फॉलो करते रह जाओगे, रियल लाइफ नहीं सीख पाओगे, गलत। तो थिंकिंग इन न्यू एंड ओरिजिनल वेज, नए और मौलिक तरीकों से सोचना आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों की रचनात्मकता को क्या नष्ट कर सकता है? What can destroy creativity in children? क्रिटिसिज्म एंड डोमिनेशन, आलोचना और दबाव। मैं टीचर हूं, मैंने बोल दिया ये गलत है, गंदा बना है तो गंदा ही बना है, बात खत्म। अगर आप टीचर होकर ऐसा बोल देते हो, बच्चे के काम को क्रिटिसाइज कर देते हो और उसे डोमिनेट करते हो, तो बस बच्चे की क्रिएटिविटी वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये सही है। इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन तो करना है, सही है ये। फ्रीडम, स्वतंत्रता देनी है। प्ले, खेल, खेलने देना है, उसकी आलोचना नहीं करनी और दबाव नहीं डालना। छोटे बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधियों में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? What is more important for young children in creative activities? Process, not the product. प्रक्रिया ना कि परिणाम। ये नहीं कि उसकी गंदी सी ड्राइंग बनकर आई है तो बात खत्म।
प्रक्रिया पे ध्यान देना है कि कितनी उसने क्रिएटिविटी करने की कोशिश की, कितना उसे इंजॉय करने की कोशिश की, कितना उसने नया दिमाग लगाने की कोशिश की। करेक्ट आंसर। फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार वस्तु नहीं, नीटनेस नहीं, परफेक्शन नहीं, तो प्रोसेस जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपनी रचनात्मकता सबसे अधिक कब व्यक्त करते हैं? जब वे दूसरों की नकल करते हैं? नहीं, नकल करेंगे तो उनकी रचनात्मकता कहां से आएगी? जब वो डरे हुए होते हैं? नहीं। जब उनको मजबूर किया जाता है? नहीं। when they are relaxed and happy, जब वे शांत और खुश होते हैं, तब उनकी क्रिएटिविटी खुल के बाहर आती है, फ्रीली आती है। आगे चलते हैं। रचनात्मकता को प्रक्रिया और उत्पादन दोनों क्यों माना जाता है? Why is creativity considered both a process and a product? Because it involves thinking and result in something new. क्योंकि इसमें सोच और नवीनता दोनों होती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या कि इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग। अब आपने किसी नए तरीके से सोचा, अब अगर कोई नए तरीके से सोचोगे तो उसका रिजल्ट भी तो कुछ नया सा निकल के आएगा ना, कुछ नया सा रिजल्ट क्या आएगा। तो वो वही कह रहे हैं कि थिंकिंग इन्वॉल्व करता है जिससे कुछ नया निकल कर आता है, इसलिए प्रोसेस भी नया हो गया, प्रोडक्ट भी नया हो गया, प्रक्रिया भी नई हो गई, उसका उत्पाद भी नया हो गया। तो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये केवल कल्पना है? नहीं, सिर्फ कल्पना है तो वो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों कैसे होगा? लक पे डिपेंडेंट होता है, भाग्य पे निर्भर होता है? नहीं। नेचर को कॉपी करता है? नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। रचनात्मक कार्यों में पुरस्कारों का प्रयोग सावधानी से क्यों करना चाहिए? Why should rewards be used carefully in creative tasks? क्या होता है कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा गिफ्ट्स देने लग जाओ, बहुत ज्यादा पुरस्कार देने लग जाओ ना, तो उनको जो अंदर से मोटिवेशन आ रही होती है ना कोई काम करने की, वो नहीं आती। अब मान लो कोई बच्चा खुशी खुशी कोई ड्राइंग की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको इंटरनल मोटिवेशन आ रही है कि मुझे ड्राइंग करना है। लेकिन हर बार अगर आपने उसको रिवॉर्ड का लालच दे दिया कि ये एक्टिविटी करेगा तो टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, तो वो फिर चॉकलेट और टॉफी के लालच में वो एक्टिविटी करेगा, और एक पॉइंट के बाद आके वो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए ही काम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या कि क्योंकि बाहरी पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा घटाते हैं। बिकॉज एक्सटर्नल रिवॉर्ड, टॉफी, चॉकलेट, हमारी इंटरनल जो मोटिवेशन होती है उसको कम कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बिकॉज रिवॉर्ड्स मेक देम फास्ट, रिवॉर्ड के लालच में वो बहुत तेज बनाता है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, जो एफिशिएंसी होगी उसी में पढ़ा सकता है ना। बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं? नहीं। बच्चों को रिवॉर्ड पसंद नहीं है, पुरस्कार पसंद नहीं है? नहीं। आपको कुछ लॉजिक भी तो देखना है ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो आंसर रिप्लाई करोगे ना आप। तो रिवॉर्ड्स को केयरफुली यूज क्यों करना है? क्योंकि वो इंटरनल मोटिवेशन को कम करके एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे फोकस कर देती है। पहला आंसर बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में आमतौर पर प्राथमिक देखभालकर्ता कौन होता है? Who is usually the primary caregiver during the early years of a child's life? आपको पता है यूजली मोस्टली केसेस में प्राइमरी केयर गिवर हमारी मदर होती है, माँ होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What was established in 1953 to assist voluntary organizations in welfare services? 1953 में कल्याण सेवाओं में स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के लिए क्या स्थापित किया गया था? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। सी इज द करेक्ट आंसर, याद कर लेना, फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, CSWB 1953 में। आगे चलते हैं। ICDS का पूर्ण रूप क्या है? What does ICDS stands for? Integrated Child Development Services. Integrated Child Development Services. Integrated Child Development Services. एकीकृत बाल विकास सेवाएं, बिल्कुल सही आंसर है। Which year marked the adoption of the National Policy for Children in India? 1974.
भारत में बाल नीति को कब अपनाया गया था? 1974 में। आईसीडीएस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईसीडीएस प्रोग्राम? आईसीडीएस प्रोग्राम में हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। 6 साल तक के बच्चे, अडोलेसेंट वुमेन और प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग वुमेन, इन सब की हेल्थ, न्यूट्रिशन और छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन। स्वास्थ्य, पोषण, पूर्व विद्यालय शिक्षा। आईसीडीएस के तहत किस प्रकार का पोषण प्रदान किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड अंडर आईसीडीएस? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पूरक पोषण। पूरक पोषण क्या होता है? एडिशनल जो हम न्यूट्रिशन वाली चीजें देते हैं जो कि बच्चे की न्यूट्रिशन की नीड्स को फुलफिल करें। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए मोबाइल क्रैच कौन चलाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रन्स मोबाइल क्रैचेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? मीरा महादेवन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। मीरा महादेवन का है ये मोबाइल क्रैच ऑर्गेनाइजेशन का स्वैच्छिक संगठन, इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं। एसओएस चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया में एसओएस का पूरा रूप क्या है? एसओएस का मतलब है सेव आवर सोल्स, हमारी आत्मा को बचाओ। ठीक है जी, किनकी आत्मा? छोटे बच्चों की। बेसिकली छोटे बच्चों को उनका बचपन जीने का मौका दो। आगे चलते हैं। बाल देखभाल केंद्र में पाठ्यक्रम की योजना बनाना क्यों आवश्यक है? Why is it necessary to plan the curriculum in a child care center? क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस बढ़ाता है, खर्चा बढ़ाता है? नहीं। काम को कम करता है? नहीं। प्ले को बोरिंग बनाता है? नहीं। इट गिव्स फोकस, डायरेक्शन एंड पर्पस। आपको फोकस देगा, आपको डायरेक्शन देगा, आपको एक पर्पस देगा, दिशा देगा, लक्ष्य देगा और उद्देश्य प्रदान करेगा। करिकुलम, पाठ्यक्रम, इसलिए बनाना जरूरी है। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम योजना में दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होते हैं? व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स इन करिकुलम प्लानिंग? ठीक है जी। स्किल्स एंड एक्टिविटीज चिल्ड्रन एक्वायर आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। वे कौशल जो बच्चे कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्राप्त करते हैं। लेट सपोज मैंने एलकेजी के बनाए, तो एलकेजी जब बच्चा कंप्लीट कर लेगा तो कौन से कौशल वो अचीव कर लेगा? स्किल्स एंड एबिलिटीज बच्चा एक्वायर कर लेगा वो प्रोग्राम पूरा करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य क्या होते हैं? व्हाट आर शॉर्ट टर्म गोल्स? लाइफ टाइम गोल्स, जीवन भर के लक्ष्य? नहीं। गोल्स अचीवेबल इन डेज और वीक्स, कुछ दिनों या हफ्तों में प्राप्त होने वाले लक्ष्य, बिल्कुल सही। गोल्स फॉर टीचर्स, केवल शिक्षकों के लक्ष्य? नहीं। बिना योजना के लक्ष्य? नहीं। गोल्स जो कि डेज और वीक्स में अचीव कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां माता पिता को शामिल कर सकती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन इन्वॉल्व पेरेंट्स? क्लीनिंग वर्क, सफाई का काम, सिर्फ क्लासरूम की टीचिंग, स्टाफ मीटिंग या फेस्टिवल्स एंड फेयर्स? फेस्टिवल एंड फेयर्स बहुत सही समय होता है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने का अपने स्कूल की एक्टिविटीज में, त्योहार और मेलों में। करेक्ट आंसर। बाल देखभाल कार्यक्रमों में समुदाय की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स? क्या है? शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद केयर गिवर्स, देखभाल कर्ताओं के साथ जिम्मेदारी साझा करना। अगर कोई चीज है जो केयर गिवर चाहता है कि कम्युनिटी उसकी मदद करे उसके लिए, बच्चों के लिए, तो बच्चों तो कम्युनिटी के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना होगा केयर गिवर्स के साथ, जिम्मेदारी साझा करनी है। बिल्कुल सही। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, गलतियां निकाल रहे हो या सिर्फ पैसे दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो। यदि माता पिता उनके कार्य की आलोचना करें तो देखभालकर्ता को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द केयर गिवर डू इफ पेरेंट्स क्रिटिसाइज हर वर्क? टेक इट कंस्ट्रक्टिवली, रचनात्मकता रूप से स्वीकार करो। ठीक है।
रचनात्मक तरीके से स्वीकार करो कि ठीक है, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी, मैं आपके बच्चे को और ज्यादा टाइम दूंगी, और ज्यादा वो करूंगी। मतलब ये नहीं कि लड़ने भिड़ने बैठ गए हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उनकी गलतियां निकाल रहे हो। टेक इट कंस्ट्रक्टिवली, रचनात्मक रूप से स्वीकार कर लो। ना आर्ग्यू करना है, ना इग्नोर करना है, बहस नहीं करनी, अनदेखा नहीं करना, मुलाकात भी बंद नहीं करनी। आगे चलते हैं। समुदाय की भागीदारी की अपेक्षा करने से पहले देखभालकर्ता को क्या करना चाहिए? What should caregivers do before expecting community participation? कम्युनिटी हमारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, हमारी मदद करे, उससे पहले हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी है। क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल कि क्या आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों के लिए, जो कि बच्चों के लिए काफी लाभदायक रहेंगी। पहले तो उनको अवेयर करो ना, जागरूकता करो। वॉलेंटियर्स की वेट करना नहीं, मीटिंग्स अवॉइड करना, बैठक ही नहीं कर रहे हो, गलत। वॉलेंटियर स्वयं सेवकों की प्रतीक्षा करते रह रहे हो, गलत। केवल बच्चों पर ध्यान दे रहे हो, नहीं। पहले जागरूकता पैदा करनी है। बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? Who is mainly responsible for evaluating children's progress? Supervisor only, केवल पर्यवेक्षक नहीं, माता पिता नहीं। The educator working with the children, बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षक की होती है। सरकारी अधिकारी नहीं, इसकी भी नहीं होती। आगे चलते हैं। खेल गतिविधियों का मूल्यांकन करने से शिक्षक को क्या समझने में मदद मिलती है? What does evaluating play activities help the children to understand? क्या कि बच्चों ने इंजॉय किया या नहीं, बच्चों ने सीखा या नहीं। इवेल्युएट करके हमें ये पता चलता है बच्चों ने आनंद लिया या नहीं, सीखा या नहीं। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। ये नहीं देखना कि किसने ज्यादा खेला, किसका खिलौना महंगा है, या कौन कमजोर है। बच्चों ने आनंद लिया या नहीं, सीखा या नहीं, ये देखा जाएगा। शिक्षकों के स्वयं मूल्यांकन का क्या अर्थ है? What is meant by self appraisal of educators? अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन। ठीक है, अगर मैं टीचर हूं, मेरा सेल्फ अप्रेजल क्या होगा कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो तरीका अच्छा है या नहीं, मैं अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करूं। इवेल्युएटिंग देयर ओन टीचिंग एंड मेथड। ठीक है जी। अब आपको अपने आप का सेल्फ अप्रेजल करना है, तो आप बच्चों का मूल्यांकन थोड़ी करोगे, या दूसरे टीचर्स का मूल्यांकन थोड़ी करोगे, या मूल्यांकन को अनदेखा थोड़ी कर दोगे। आप अपनी टीचिंग और मेथड्स का मूल्यांकन करोगे। कार्यक्रम योजना और मूल्यांकन के बीच फीडबैक की क्या भूमिका है? What is the role of feedback between program planning and evaluation? क्या है? अगली योजना में सुधार करने में मदद। मान लो आज मैंने ये प्रोग्राम प्लानिंग की और एंड में उसको जब इवेल्युएट करा तो मुझे कुछ गलतियां पता चली, कुछ लूप होल्स पता चले कि जो मैं बेटर कर सकती थी। तो अगली बार जब मैं प्लान बनाऊंगी तो उन चीजों में मैं सुधार करूंगी। अगली योजना में सुधार करने में मदद। इट हेल्प्स मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द नेक्स्ट प्लान। ठीक है जी। कंफ्यूजन क्रिएट करना, मूल्यांकन रोकता है? नहीं। भ्रम बढ़ाता है? नहीं। प्रगति की सीमा करता है, धीमा करता है? नहीं। तो हमें अगली योजना में सुधार करने में मदद करता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, माता पिता एक अच्छा बाल देखभाल केंद्र चुनने के लिए क्या कर सकते हैं? What can parents do to choose a good child care center? बच्चों के रहते केंद्र का निरीक्षण करना। विजिट एंड ऑब्जर्व द सेंटर व्हेन चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। जब बच्चे अपने प्ले स्कूल में हैं तो जाओ वहां पे ऑब्जर्व करो, देखो कि कैसे एक्टिविटीज होती है, कैसे टीचर्स बच्चों को पढ़ा रही हैं, कैसे एक्टिविटीज करवा रही हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा प्ले स्कूल अच्छा है, कौन सा नहीं। केवल पड़ोसियों से पूछना नहीं, हर इंसान को अलग अलग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती है ना। तो सिर्फ पड़ोसियों के भरोसे नहीं बैठना, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के भरोसे नहीं रहना। जो ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, जबकि वो अच्छा ना पढ़ा रहा हुआ तो। या सिर्फ फीस देखना, ये सस्ता है महंगा है, नहीं। आपको खुद विजिट करके ऑब्जर्व करना है जब बच्चे हैं कैसे कैसे ये लोग पढ़ा रहे हैं।
इसके साथ डीईसी के हमारे 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन वाले कंप्लीट होते हैं। इससे अगली वाली वीडियो में मैं पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। अभी तक आपका डीसी का पेपर एक ही बार एमसीक्यू हुआ है, तो वो वाला मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी। उसके बाद DC2 की तैयारी शुरू कर देंगे और फिर DC3 की। अगर आप हमसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट एमसीक्यूज लेना चाहते हो तो 300 में मिल जाएंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जून 2026 एग्जाम प्रिपरेशन। इन प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस होंगी उनको कम से कम 2 बार जरूर देखकर जाना। हर वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू चीजों के साथ। जल्दी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियो आएगी और OMR शीट कैसे भरनी है उसकी भी आएगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। वीडियो को पहले जैसे पार्ट्स जितना प्यार दे देना ताकि मैं फटाफट से और वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच।